नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कार्य संबंधी विचारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थॉट रिलेटेड टू द वर्क। कार्य संबंधी विचारों का विकास। जैसा कि इस टॉपिक के पूरे टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं, फिर हम जो कार्य संबंधी विचार है उसका विकास किस प्रकार से होगा, किस टॉपिक के कार्य तथा श्रम के संबंध में जो विभिन्न विचार बने और अवधारणा समय समय पर बनती चली आई, उनका ऐतिहासिक रूप में क्रमिक अध्ययन करने के लिए निश्चित और वैज्ञानिक प्रयास अभी तक नहीं किया। इस संबंध में पहला सुविचारित जो प्रयास करने का श्रेय है वो 1930 में फिल्टर नामक समाजशास्त्री को दिया, जिन्होंने प्राचीन भारत में श्रम तथा श्रम को अत्यधिक महत्व देते हुए समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया और ये प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक कार्य निश्चित कर दिए गए। कालांतर में विभिन्न जातियां बनी और कार्य या श्रम उनका प्रतीक बना। श्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियां बन गई, यथा चमार, कोली, बढ़ई, हरिजन आदि है। सुधार काल तक समाज में एक कठोर व्यवस्था प्रचलित रही, जो कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले उसे अपना जातिगत कार्य ही करना चाहिए। आज श्रम के वितरण का आधार व्यापक हो गया और इसमें योग्यता तथा कुशलता को महत्व दिया जाए, लेकिन फिर भी श्रम के विभिन्न स्वरूपों के प्रति पूर्व प्रचलित व्यवहार प्रतिमा समाज में अपनी जगह बनाए हुए हैं। फलस्वरूप कुछ विशेष प्रकार के कार्य या श्रम पवित्र माने जाते हैं तो अन्य प्रकार के कार्य अपवित्र। श्रम के प्रति पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर कुछ जातियां उच्च वर्ण की और पवित्र मानी जाती है तो कुछ अपवित्र या अछूत समझी जाती। फिर भी पवित्रता अपवित्रता संबंधी इस प्रकार की मान्यताएं तेजी से विचलित पड़ती जाती। प्राचीन यूनान में श्रम को कई दृष्टि से देखा जाता। प्राचीन यूनानी नागरिक की दृष्टि से किसी भी प्रकार का श्रम करना प्रतिष्ठा के प्रतिकूल, इसलिए यूनानी लोग श्रम संबंधी कार्यों के लिए दास रखते। प्राचीन यहूदी भी शारीरिक श्रम को प्रतिष्ठा की दृष्टि से ही नहीं देखते थे। ईसाई धर्म की आदिकालीन अवस्था में भी श्रम को कोई उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। मध्य युग में ईसाई धर्माचार्यों ने श्रम के संबंध में एक नैतिक धार्मिक कल्पना विकसित की, जो भारत की जाति प्रथा से मिलती जुलती थी। ये अभिकल्पित किया गया कि श्रम देवताओं की देन था और समाज में प्रार्थना तथा स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का। भारत में जाति व्यवस्था के समान ही यूरोप के रोमन कैथोलिक समाज में श्रम का वर्गीकरण किया। कौन व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करेगा इसका निर्धारण प्राय ईसाई धर्माचार्य करते। नवजागरण के साथ यूरोप में श्रम के नवीन मूल्यों का विकास हुआ। श्रम के प्रति नवीन दृष्टिकोण को विकसित करने में प्रोटेस्टेंट धर्माचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्टिन लूथर ने कहा कि श्रम करना ईश्वर की सेवा करना ये एक प्रकार का धार्मिक तथा पवित्र कार्य है। लूथर के ही शब्दों में श्रम जीवन का आधार और कुंजी है, एक्सटर्मिनेट पाप। ये कहा गया कि मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्रम करना चाहिए।
और ईश्वरीय कृपा से श्रम द्वारा मनुष्य अपने को इसी संसार में बदल। धीरे धीरे यूरोपीय समाज में श्रम की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि धनी लोग भी शारीरिक श्रम को महत्व दें। जो श्रम पहले समाज के निम्न और तिरस्कृत वर्ग के लिए ही उपयुक्त माना जाता था, वही श्रम अब प्रतिष्ठा सूचक और सम्मान सूचक है, क्योंकि अमीर लोग भी श्रम को अपनाने लगे। 20वीं सदी के महान जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने तो ये मान्यता प्रकट की है कि यूरोप में पूंजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण यहाँ के सामाजिक जीवन में श्रम के प्रति परिवर्तन मिले। ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान में प्रगति को नापने का एक मुख्य आधार श्रम बन गया। महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने श्रम को जो प्रतिष्ठा प्रदान की वह अभूतपूर्व थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानव की श्रम संबंधी शोषण प्रक्रिया, विलगाव, वर्ग संगत आदि कुरीतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। प्रसिद्ध विचार विशेषकर मोरिस ने भी श्रम को सम्मानजनक स्थिति प्रदान की। उदारवादी विचारक ने बताया कि मानव विश्व की प्रगति का केंद्र है। जब मानव का विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से समाज का भी विकास होता है, और जब मानव श्रम का मूल्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से मानव का मूल्य भी बढ़ता है। इस तरीके से ये श्रम का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वो हमने आपको बताया, और निष्कर्ष के रूप में हम आज जो देखते हैं कि आज श्रम के कार्य की बाह्य मूल्य तथा आंतरिक मूल्य दोनों को ही सुनिश्चित मान्यता मिल चुकी है। श्रम मानव की उच्चतम प्रकृति और उपलब्धि का सरल जो महत्वपूर्ण साधन स्वीकार कर लिया। श्रम के बाह्य मूल्य को स्वीकार करने वालों का ये मानना है कि श्रम मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक शक्तिशाली है। श्रम के आंतरिक मूल्यों के प्रतिपादकों का कहना है कि श्रम मानव व्यक्ति के विकास का आधारभूत है। यदि व्यक्तित्व या कार्य चयन की स्वतंत्रता आदि की उपलब्धि हो जाती है तो उसे अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार से ये आगे हम बात करें चलते हुए तो ये भी एक तरीके से बहुत ही आगे जाके श्रम को महत्व दिया जाने लगा, और श्रम करने वाले व्यक्ति को समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा, और जो व्यक्ति जितना श्रम करता है वो व्यक्ति उतना ही समाज में सम्मान करता है। इस तरीके से आगे हम पूंजी कार्य और पूंजीवाद की बात करें तो ये तो श्रम की बात हो गई। उसके बाद हम कार्य और पूंजीवाद की भी बात कर सकते हैं। वर्क एंड कैपिटल सन 1650 से लेके और 1766 की बात करें तब यूरोप में क्या था, व्यापारवाद का युग। राज्य द्वारा स्थापित जो उपनिवेशों के साथ व्यापार पूंजी अर्जित की जाती थी, खरीद करने से बेगारी ली जाती थी और जबरदस्ती श्रम कराया जाता था। कारखानों में कार्य करने के लिए श्रमिकों को गाँव से आना पड़ता था। धीरे धीरे श्रमिक कारखानों पर आश्रित हो गई तथा ऐसी धारणा बन गई कि कार्य ही मनुष्य को बना। मनुष्य का महत्व काम की अपेक्षा कम था। कार्य न किए जाने पर भी श्रमिक को ही अपराधी माना जाता था तथा उसे आलसी, अकर्मणीय, कमजोर बताकर दोषी बताया। व्यापारवाद के समय में कार्य प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के लिए अनिवार्य था तथा राज्य यह निर्धारित करता था कि कौन क्या कार्य करे। प्रत्येक कार्य के लिए राज्य से अनुमति लेनी होती थी। उस समय वस्तुओं का विनिमय मूल्य उसके श्रम मूल्य से ही आंका जाता। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम संपत्ति का महत्वपूर्ण साधन था। कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया, उत्पादक कार्य तथा अनुत्पादक कार्य। वस्तुओं के निर्माण में लगने वाला श्रम उत्पादक माना गया था तथा बिना मजदूरी के किए जाने वाले कार्य को अनुत्पादक माना।
पूंजीवाद के आरंभिक समय में श्रम व कार्य को अच्छा नहीं माना, अतः विदेशों से श्रमिक लाकर उन्हें जबरदस्ती कारखाने में कार्य पर लगाया जाता, श्रमिकों के साथ साथ भोजन होने वाले पशुओं के समान व्यवहार किया जाता था। लेकिन कार्य की इस कल्पना में वर्तमान समय बड़ा परिवर्तन है। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना है, जिसका मुख्य आधार कार्य है। कार्य करने वाले श्रमिक को कभी हीनता की दृष्टि से देखे जाते थे, अब सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। कभी पहले उसको हिंसा की दृष्टि से देखा जाता था, अब तो सामाजिक व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण है। आज व्यक्ति का कार्य उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं कार्य के विभिन्न दृष्टिकोण। हम कार्य के विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करेंगे। औद्योगिकरण के विस्तार एवं स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये हम देखते हैं तथा साथ ही कार्य के प्रति विभिन्न प्रकार का जो दृष्टिकोण रखा गया है, इसमें 200 वर्षों में कार्य के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण रखे गए थे, उनका हम दे दिया गया है और इसके दृष्टिकोण यहाँ पर जो हम कार्य के विभिन्न दृष्टिकोण, तो पहला मनुष्य कार्य का निर्माण। औद्योगिकरण से पूर्व मनुष्य अपने परिवार के साथ मिलकर कार्य करता है, एक साथ ही काम पर होते थे, क्रियाकलाप तथा वित्तीय पर परिवार का पूरा परिवार। तो यहाँ पर मनुष्य का कार्य का निर्माण, मनुष्य कार्य करना, पूरा मनुष्य चिंता करना। यहाँ पर विधिया और जिसके आयु में परंतु इस तरीके से धीरे धीरे सुधार है। इसने कहा कि मनुष्य की अधिकांश सूझबूझ तथा ज्ञान अनिवार्य रूप से उसके कंधे से मिलती है। तो मनुष्य की अधिकांश सूझबूझ तथा ज्ञान अनिवार्य रूप से उनके धंधे के अनुसार मिलती है। तो ये जो धंधा है, इसका सूझबूझ है कि वो व्यक्ति अपना उसके बाद में हम आगे चलते हैं कार्य का कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति के लिए उसके बाद एक कार्य में सेवा, कार्य में भी इस तरीके से पहले व्यक्ति के कार्य को वर्तमान इसी तरीके से आपका जो टॉपिक है वो चलते हैं और इसमें कार्य बिना कार्य के कोई भी किसी भी प्रकार क्योंकि कार्य है इसके करने से वस्तुओं का निर्माण होता है, समाज से उपभोग की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। कल्पना क्रियाएं पूरा करके वस्तुएं बना दस्तकारी के कार्य से मनुष्य की प्रेरणा रहती है, सर्जन के द्वारा संतोष प्राप्त होता है। आज की औद्योगिक व्यवस्था में मनुष्य को यंत्रवत कार्य करना तथा किसी वस्तु के निर्माण तथा उत्पादन में उसको केवल कोई एक छोटी सी क्रिया ही करनी पड़ती है, अतः कार्य सृजनात्मक नहीं है। तो अब क्या है कि व्यक्ति को एक तरीके से देखा जाए तो वो अपना कार्य इस वस्तु को शुरू से लेकर अंत तक बनाने का नहीं, इसका एक छोटा पार्ट करना
तो इस तरीके से वेगलन के अनुसार हम बात करें तो यांत्रिक रोजगार तथा धंधे मनुष्य के चिंतन को भी यांत्रिक बना देते। तो इस तरीके से ये तथा कार्य काम है। इसके बाद में ये हम यह कह सकते हैं कि आजकल की जो उत्पादन की क्रिया में शारीरिक श्रम का ज्यादा महत्व नहीं रहा, क्योंकि आधुनिक तकनीकी से युक्त स्वचालित मशीनों का प्रयोग मशीन में प्रयोग की जाती है। अब आज क्या है कि जो मनुष्य प्राचीन काल में जो खुद काम करता है वो काम आज मशीन में करता है और मशीनों को व्यक्ति खुद होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अच्छा जो वर्क प्रोसेस वर्क जो कराया जाता है तो वर्क परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से व्यक्ति से मशीनों में लेती है, यानी कि व्यक्ति से पर व्यक्ति मतलब इस तरीके से देखा जाए तो वो दबाव डालते व्यक्ति को ध्यान देते थे। आज यही व्यक्ति मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाई होगी, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी को आधार नहीं और मशीनों के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रकार से नियोजित एवं समन्वित किया जाए कि जिसकी करने की कुशलता और कार्य या संतोष दोनों की उपलब्धि हो और इसके लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सभी कार्यों में कार्य और आराम के मध्य समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। आज हम एक निश्चित रूप से जो कार्य है वो मशीन किया कि कार्य को मशीन में मनुष्य के कार्य को प्राचीन काल में परिवार के बच्चे को दास के रूप में वो मशीनों को दास इस प्रकार एरिक टॉम के अनुसार भी मनुष्य ही लक्ष्य है, इसका साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भौतिक उत्पादन मनुष्य के लिए है और मनुष्य भौतिक उत्पादन के लिए नहीं है। जीवन का लक्ष्य मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति को उद्घाटित करना है। अतः ये आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए विभिन्न सुविधाओं को इस प्रकार से नियोजित एवं सम्मिलित किया जाए कि जिससे श्रमिकों की सफलता एवं कार्य संतोष देने की उपलब्धि किसके साथ